16,209 किलोमीटर ये चल चुकी है। बाकी पार्ट्स के लिए थोड़ी भागा दौड़ी की ज़रूरत पड़ती है मेरे को, कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे ये सेंसर टूट गया था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को। पर देखा जाए तो काफ़ी और सेगमेंट्स आ गए हैं, अब काफ़ी और वैराइटीज़ आ गई है बाइक की, तो हम और भी एक्सप्लोर कर सकता था, मतलब मैं अगर वैसे सकता हूँ। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की से। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। एंड थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज हम कौन सी बाइक का रिव्यू करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा बहुत मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। हालांकि ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे आती है, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट सबसे पहले तो चाबी की बात कर लेते हो भाई। कुछ इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है, जिसमें यामाहा का आपको लोगो देखने को मिलता है ना, ऐसी दो चाबी मिलती है। बट ऑब्वियसली बात है कि अभी हम किसी ओनर की व्हीकल को रिव्यू कर रहे हैं, तो सिर्फ अभी मैं आपको एक ही चाबी दिखा सकता हूँ। तो ये जो व्हीकल है ये टोटल चल चुकी है 16,000 समथिंग किलोमीटर। और ये जो मॉडल है ये 2022 का BS6 मॉडल है। हालांकि ये BS6 फेज़ 2 नहीं है, जो E20 कंपैटिबल वाली अभी रिसेंटली आई है। बट भाई इस व्हीकल को ना अपने पूरे सेगमेंट के अंदर में मॉन्स्टर मशीन कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि इस व्हीकल का ना एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एक तो इसके अंदर में पावर भी बहुत ज़्यादा मिलती है और साथ के साथ एवरेज भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये दोनों का बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। एंड बहुत सारे लोगों को R15 पसंद नहीं आती। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी काइंड ऑफ पोस्चर मिलता है आपको और काफ़ी डक डाउन होना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ये MT-15 को लेते हैं। ये अपने एल्डर सिबलिंग MT-09 से इंस्पायर्ड होकर बनाई है यामाहा ने। तो अब विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके ओनर को बुलाते हैं और पूछते हैं इसकी सारी डिटेल कि अगर आज की डेट में कोई भी इसे लेना चाहता है तो उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या इसकी सर्विसेज कॉस्टिंग रहती है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई स्वागत है हमारे चैनल पे अभिषेक का। तो भाई अभिषेक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, किसी टाइम पे हम साथ में काम किया करते थे। तो अभिषेक सबसे पहले तो भाई स्वागत है तेरा मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड एक सबसे पहला सवाल जो मैं हर किसी से पूछता हूँ कि भाई ये बाइक जब ली थी तो क्या प्लान किया था, और उस टाइम पे कुछ इरादा था कि मतलब इसके अलावा कोई और भी बाइक देखी थी, या डायरेक्ट सीधा डिसाइड कर लिया था कि नहीं भाई मुझे MT-15 ही लेनी है। हाँ, इससे पहले मैंने R15 सोची थी और KTM के सेक्शन में भी गया था मैं। बट वही R15 में मेरे को लगा कि थोड़ा बैक का इशू आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले चलाई है मतलब R15 भी, और KTM में माइलेज की थोड़ी इशू होती है इस वजह से। ये तो है, KTM थोड़ा सा माइलेज का वो कंसर्न है यार। ऊपर से एक बहुत अच्छा डिसीजन तूने लिया। हाँ। कि बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता होता कि उनको बाइक किस हिसाब से लेनी है। तो R15 यार ये तो बैक का इशू हर किसी से मैंने सुना है, वो तो एक मेरे को भी इशू लगता है। नो डाउट बाइक बहुत अच्छी है। एंड जो KTM है ना यार, वो हीट बहुत ज़्यादा होती है और हर एक चीज़ एक्सपेंसिव साइड पे है, चाहे सर्विसेज हो चाहे माइलेज हो। तो ये टोटल कितना टाइम हो गया इस व्हीकल को लेते हुए? इस व्हीकल को लिए हुए मेरे को 2 साल के अराउंड हो गया है। और 2 साल के अंदर में टोटल कितने किलोमीटर चला दी इसको? ये 16-17 हज़ार चल चुकी है। तो भाई मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देख लो 16,209 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो अभिषेक 16,209 किलोमीटर चल चुकी है, तो पहली सर्विस 1000 किलोमीटर के आसपास होती है ना। हाँ। तो और बाकी 5000 का इंटरवल है, तो लगभग 3 से 4 सर्विसेज का एक्सपीरियंस तो होगा। राइट। अभिषेक मुझे यहाँ पे ये जानना है कि जो 3 से 4 सर्विसेज का एक्सपीरियंस है उसके अंदर कॉस्टिंग कितनी आती है, और जब इसकी फ्री सर्विस थी तो कितने पैसे बने थे, और जो फ्री सर्विस जब ख़त्म हो गई तो कितना पैसा इसकी सर्विसिंग में लगता है? हाँ, तो फ्री सर्विस इसकी जो हुई थी वो हुई थी 1200 to 1400 के आसपास। और अब इसके मतलब अप्रॉक्स 2000 तक लगते हैं विदाउट फ्री सर्विस। 2000 के आसपास लग जाता हाँ। है। तो कुछ आइडिया है उसके अंदर में कैसे चेंज करते हैं? मतलब कभी सामने से देखा है या फिर ऐसे ही कि वेटिंग लॉन्च में बैठ गया और फिर अपने आप को खुद ही सर्विस कर देते हैं? हाँ, वेटिंग लॉन्च में मोस्टली बैठ के देखा, या तो मैं दे देता हूँ और बाकी घर पे आ जाता हूँ दे के। तो मतलब ये रफली आइडिया बता दिया कि फ्री सर्विस 1200 के आसपास होगी एंड बाकी 2000 मैक्सिमम यही जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। हाँ। कुछ अगर मैं पूछना चाहूँ इन 16,000 के किलोमीटर के अंदर में कोई ऐसा कभी प्रॉब्लम आई है कि यार बाइक में से कोई आवाज़ आ रही है, या कोई नट बोल्ट या वाइब्रेशन का इशू जो कि मतलब यामाहा वालों ने रेक्टिफाई किया, या फिर कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा तो कोई इशू अभी तक आया नहीं है मेरे को। मतलब छोटे मोटे जो इशू होते हैं सर्विस रिलेटेड वो तो आते नहीं है। कोई मेजर इशू आता है कभी एक्सीडेंट वगैरह का, तो उसमें थोड़ा इशू आता है।
कभी कभी। अच्छा, तो अब ये ना मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यामाहा जितनी अच्छी बाइकें बनाता है ना, उसकी सर्विस सेंटर उतना ज़्यादा मतलब सुनते नहीं है। तो तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब उन्होंने सुनी है सारी बात, या फिर ऐसा अपने सामान के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है कि नहीं मेरा ये देख लो, मेरा वो देख लो, मतलब सुनते हैं? हाँ मतलब इश्यूज तो आते हैं उसमें कि मतलब पार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं। जहाँ तक मेरे सर्विस के एक्सपीरियंस की बात है, मतलब पार्ट्स में थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी। जैसे कुछ ऑर्डर करें प्लेस, तो उसमें काफ़ी टाइम बता देते हैं वो, 1 महीना 2 महीना। बाकी जहाँ तक है सर्विस एक ही जगह से करवानी चाहिए जब भी करवाओ, ताकि ट्यूनिंग बनी रहती है जो सर्विस करता है या फिर सर्विस सेंटर वालों के साथ। वैसे मैं भी यही लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि यार आप लोग को ना एक ही जगह से सर्विस करवाना चाहिए, उससे ना बॉन्डिंग बन जाती है। और कभी ऐसा हुआ है कि यार मतलब मेरी सर्विस अच्छे से नहीं हुई है, या सब एकदम बढ़िया से करके देते हैं कि जो 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 तूने बोला वो पूछते तो हैं ही कि हाँ आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो जो जो बताइए वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई करके दी उन्होंने एक बार में? हाँ, रेक्टिफाई करके तो दे देते हैं। बाकी पार्ट्स के लिए थोड़ी भागा दौड़ी की ज़रूरत पड़ती है मेरे को, कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे ये सेंसर टूट गया था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को। कौन सा सेंसर? ये स्टैंड वाला सेंसर। अच्छा, स्टैंड वाला सेंसर। राइट। तो मतलब अभी मैंने जैसे कि ऑफलाइन बताया था तूने मुझे कि एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था जिसके अंदर बाइक के कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए थे। हाँ तो उन्हीं डैम पार्ट्स की बात कर रहा है कि मतलब सारे ही दिक्कत हुई थी मंगाने में, या फिर उन्होंने मंगा दिया था जल्दी जल्दी में? नहीं, टाइम तो लगता है काफ़ी। मतलब जैसे ऑर्डर प्लेस करें तो वो बोलते ही है कि महीना लगेगा या फिर 2 महीने लगेंगे। क्योंकि सेम इशू टी बार के साथ भी हुआ था। मैंने टी बार भी कोई के लिए भी बोला था उनको, तो उन्होंने यही बोला कि 2 महीने लगेंगे, 1 महीना लगेगा। और मैंने ये भी सुना है कि उसके अंदर में यार पैसे एडवांस में रखवा लेते हैं हाँ और फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, ताकि उनको ये डाउट रहता है कि अगर कस्टमर कल को ना ले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ तो होती है। ये तेरे साथ भी हुआ है? हाँ यार ये चीज़ मेरे को बड़ी अजीब लगी यार, इतना बड़ा शोरूम है, ऑब्वियस सी बात है लाखों में बाइकें बिकी होंगी ये, तो अगर एक पार्ट बिना कस्टमर से पैसे लिए भी मंगा दिया तो कोई इशू थोड़ी है, कल को नेक्स्ट पार्ट में ज़रूरत तो पड़ी जाएगी, शोरूम तो शोरूम है। तो चलो भाई इस वाले पे थोड़ा सा ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अभी 16,000 किलोमीटर जो चलाई है, तो कभी कोई लंबे ट्रिप का एक्सपीरियंस रहा है या ज़्यादातर सिटी में ही चलाई है? ज़्यादातर सिटी में ही चलाई है मैंने। इतना लंबा कोई टूर मारा नहीं अभी मैंने इस पर। तो सिटी के अंदर मैं ऑन एन एवरेज पूछूं तो एक दिन के अंदर किलोमीटर कितना रन होता है, मतलब आना जाना अप एंड डाउन कितना होता होगा? हो जाता है 40 to 50 किलोमीटर। 40 to 50 किलोमीटर। हाँ। तो 40 to 50 किलोमीटर में कभी ऐसा हुआ है कि यार बैठने में कमर दर्द हो रही है, या कुछ बॉडी पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम, या हीट हो रही है, तो कभी ऐसा कोई दिक्कत आई है? नहीं, इस बाइक में तो मुझे अभी तक ऐसी कोई इशू नहीं आया। और इसकी जो ट्रैफिक में हैंडलिंग रहती है वो कैसी रहती है? लाइट रहती है या फिर थोड़ा सा ऐसा रहता है USD फोर्क है तो भारी रहता है मोड़ने ओड़ने में? नहीं, इशू तो नहीं आता है। मतलब सिटी में अगर चलाते हैं तो मोड़ने में ऐसा कोई इशू नहीं आता है रोडों पे। कंफर्टेबल ही चलती है हाँ, एकदम कंफर्टेबल रहता मज़ेदार। है एकदम। और इसकी एवरेज की बात करूँ तो एवरेज क्या आती है इसकी? एवरेज आती है 30 to 40। 30 to 40 आराम से आ जाती है डिपेंडिंग ऑन स्टाइल। राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे कितनी फास्ट चलाई है आज तक? ये मैंने चलाई है 110 आई गेस। 110? भाई मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ, 110 ईजिली मतलब ब्रेकिंग हो जाती है इसकी। तो मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि ना फास्ट चलाओ, और सिटी में क्या ही चलाएगा आदमी 110 से फास्ट। राइट। अब ब्रेकिंग पॉइंट पे आए तो ये पूछना चाहूँगा कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। मतलब एक दो बार इशू आया है मुझे इसकी ब्रेकिंग में भी, ABS से रिलेटेड। क्या ABS गड़बड़ हो गई है? हाँ। क्या हुआ था वो इंसिडेंट तो अगर? मतलब मैं ऐसे ही जा रहा था ऑफिस के लिए, हम्म, तो रास्ते में किसी ऑटो वाले ने सामने से घुमा दिया अचानक से। उस टाइम पे मेरे ABS काम नहीं करे। तो इसको फिर शोरूम में दिखाया था कि क्या हुआ क्या नहीं? हाँ, दिखाया था मैंने। वो कुछ याद नहीं अभी मुझे। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ पार्ट्स चेंज करवाने के बाद ABS काम किया है, फिर ऑटोमेटिकली वापस काम करने लगे? ऑटोमेटिकली काम करने लग गए थे वो। तो इससे पहले कभी बर्नआउट मारा था? इस बाइक से पहले नहीं मारा था। क्या होता है ना सम टाइम कि अगर आप बाइक चला के अगर बर्नआउट मार दोगे ना, तो ABS का सेंसर ऑफ हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वापस चाबी ऑफ करके दोबारा ऑन करनी पड़ती है, तब सेंसर एक्टिवेट होता है ABS का। तो इसीलिए पूछा मैंने कि अगर कभी बर्नआउट मारा हो तो उस इंसिडेंट में ये बहुत ज़्यादा केस होता है। अच्छा। तो कभी ये ध्यान देना अगर ऐसा हुआ हो तो, कभी भी ऐसा लगे ना तो एक बार चाबी ऑफ करके ऑन कर लेना, वापस से सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत केसेस में ऐसा हुआ है। 16,000 किलोमीटर कोई पार्ट्स चेंज हुए हैं, जैसे चेन सेट हो गया, कभी कोई चीज़? नहीं, ऐसा कोई मेजर पार्ट तो चेंज नहीं करा मैंने। चेन ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं कभी? ब्रेक पैड्स तो चेंज हुए। तो एक आइडिया है कि ब्रेक पैड्स कितने के पड़ते हैं? आगे पीछे दोनों के हुए हैं या सिर्फ? पीछे वाले के हुए हैं। तो कुछ आइडिया है कितने का पड़ता है? नहीं। क्या लगता है कि यामाहा की जो बाइकें बिक रही हैं
थोड़ा सा इसको और R15 को एक्सपेंसिव साइड पे माना जाता है, क्योंकि 1,96,000 रुपये की बताया था कि लिया था, और ये R15 तो 2 लाख पार ही चली जाती है। तो इनके पार्ट्स भी महंगे आते हैं या फिर या ऐसा लगता है कि नॉर्मली है, मतलब जो कभी कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि यार कुछ लगाओ कि यार ये पार्ट्स तो बहुत ही महंगा है? हाँ, कुछ कुछ पार्ट्स इसके महंगे रहते हैं थोड़े, मतलब बेसिक पार्ट्स देखे तो वो तो बजट में आ जाते हैं, बट काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं। जैसे मैं टी बार पता करने गया था, वो मेरे को काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। इसमें कितने का कुछ अप्रोक्सीमेटली आइडिया? उन्होंने मेरे को 5 to 6,000 के अराउंड बताया था, आई गेस। अच्छा, ये टी बार तो भाई लोगों, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता तो, टी बार ये होता है बेसिकली, क्या होता है कि जब कभी बाइक गिर जाती है ना तो सबसे ज़्यादा यही डैमेज होता है, और थोड़ा सा अलाइनमेंट आगे पीछे हो जाती है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत कॉमन होती है, बट 5-6 हज़ार रुपये इसके चार्ज करना, वो भी 150 सीसी बाइक सेगमेंट के लिए, तो ये थोड़ा सा सच में एक्सपेंसिव है। और अभी इसके टायर जो स्टॉक आए हैं वही चल रहे होंगे। हाँ, वही है। तो कभी ऐसा ग्रिपिंग में इशू आया कि यार बारिश में 2 साल हो गए हैं, बारिश भी देखी होगी, सारे मौसम देखे होंगे, तो कभी ऐसा लगा कि यार टायर में थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए थे कि 1,96,000 रुपये ले रहे हैं तो उस हिसाब से, या फिर टायर से सफिशिएंट है, ग्रिप मिलती है? टायर से काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है इसमें, मतलब मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे को कुछ करवाने की ज़रूरत है इसमें। इसके सस्पेंशन कैसे हैं? सस्पेंशंस मतलब स्टिफ है या फिर ऐसा लगना थोड़े से चाहिए? स्टिफ है इसके सस्पेंशंस। गड्ढों में पता चलता है, हाँ। थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था। हाँ, राइट। बाकी भागने में कैसी है भाई? क्योंकि ये जो व्हीकल है ना, ये पूरे एंटायरली 150 सीसी सेगमेंट में ये हो गई या फिर R15 हो गई, भाई ये दोनों के दोनों बहुत ही ब्रूटल है। फॉर रेफरेंस बता दूं, जो ये इंजन है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन के साथ में आता है, और ये जो पावर प्रोड्यूस करता है आपको, करता है आपको 19.5 PS की पावर विथ 13.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इसके अंदर में वैसे भी VVT टेक्नोलॉजी आता है, वेरिएबल वॉल्व टेक्नोलॉजी। तो भाई बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को। तो कैसा है इसका भगाने का एक्सपीरियंस? भगाने का एक्सपीरियंस तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसका पिकअप एंड ऑल। मज़ा आ जाता है। हाँ, काफ़ी मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। अभी अगर मैं एक ओवरऑल समराइज़ करूँ चीज़ों को, तो 1,96,000 तो तूने बताया था पैसे लिए थे हाँ, जब खरीदा, तो ऑब्वियसली बात है अभी थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो गई होगी। तो क्या लगता है कि जो तूने पैसे लगाए वो वर्थ है, या फिर तुझे रिग्रेट होता है कि यार थोड़ा सा दूसरा देखना चाहिए था कुछ? क्या है ओवरऑल? नहीं, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ वैसे इस बाइक से। पर देखा जाए तो काफ़ी और सेगमेंट्स आ गए हैं अब, काफ़ी और वैरायटीज़ आ गई है बाइक की, तो हम और भी एक्सप्लोर कर सकता था, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। ये चीज़ तो है, बट देखो क्या होता है ना, सम टाइम ये जो बाइकें होती हैं ना, फर्स्ट बाइक है, हाँ, तो भाई जो पहली बाइकें होती है ना भाई, उससे ना प्यार अलग ही लेवल का हो जाता है। और भाई MT-15 और R15 इनका जो क्रेज़ है ना भाई, वो कोई नहीं मिटा सकता। तो जेन्युइनली बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। एंड अभिषेक से मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि भाई इसकी रिव्यू बनाऊं। तो ये कुछ ओवरऑल रिव्यू है आपका इस व्हीकल के अंदर में। एंड एक यहाँ पे और चीज़ पूछूंगा, मेरे को अभी जस्ट याद आ गई, इसके जो हेडलाइट है उसका एक्सपीरियंस कैसा है? रात में लाइट सही मिलती है या फिर वही नॉर्मल है, एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत है? नहीं, लाइट तो इसकी मुझे सही लगी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि इशू आता है लाइट का रात के टाइम पे। काफ़ी सफिशिएंट लाइट लगती है, मतलब तो मुझे। भाई इसके अंदर में आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, एंड यहाँ पे ये LED देखने को मिलता है। और कितना एग्रेसिव लुक है यार भाई। एक चीज़ तो है अभिषेक, मैं चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोग ना बहुत सारे कॉस्मेटिकली चेंज करते हैं, इसके अंदर में कुछ लगाया नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस एक रेकमेंड करूँगा कि भाई इसके अंदर में एक लेग गार्ड लगवा लेना अगर पॉसिबल हो तो वो एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यही कुछ रिव्यू था इस ओवरऑल यामाहा MT-15 का। एंड एक लास्ट वर्डिक पूछना चाहूँगा, अब 2024 है, 2022 में तूने बाइक लेती है, बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, तो क्या कहता है, लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए या फिर और दूसरी बाइक्स एक्सप्लोर करनी चाहिए इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में? अब तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि और बाइक एक्सप्लोर करो थोड़ा। बाकी ओवरऑल तू सेटिस्फाइड है? हाँ, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ इससे। कुछ आइडिया है यार? वैसे मैं भी भूल चुका हूँ, इसका टैंक कितना लीटर का आता होगा? 14 to 15 आई गेस। तो 1 लीटर में बताया था 30 से 40 के बीच आराम से एवरेज दे देता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर इस व्हीकल को आप प्यार से चलाओगे ना, आपको 45 का भी एवरेज बड़े ही आराम से दे देगी ये व्हीकल। तो यही ओवरऑल कुछ रिव्यू था, सारा कुछ मैंने समराइज़ कर दिया। अभिषेक ने भी काफ़ी अच्छा खासा कुछ बताया, 16,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस। तो
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी कि अगर आप इस व्हीकल को लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड ओवरऑल देखो, मेरे दोस्त ने भी काफ़ी अच्छा खासा आपको गाइडेंस दी है कि अब ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ चुके हैं। बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई इस व्हीकल से R15 हो गई या फिर MT-15 हो गई, ये कुछ कुछ व्हीकल्स ऐसी है ना मार्केट के अंदर में कि भाई ये चाहे आप कितनी भी नई बाइक ले लो, इसकी फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं होने वाली। और यही रीज़न है कि शायद इतने सालों तक ये प्रोडक्शन में चल रही है और आज तक बहुत ही अच्छा मतलब सेल्स ऑफ नंबर दे रही है अपने कंपनी को। तो अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे मेरे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।